हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का पुनः स्वागत है। मैं राजीव रंजन आज की इस वीडियो में तरल घर्षण पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये जाना कि यदि कोई वस्तु है जो किसी सतह के ऊपर रखी हुई है, कोई वस्तु है जो किसी दूसरे सतह के ऊपर रखी हुई है और इस वस्तु पर जो किसी दूसरे वस्तु के सतह के ऊपर रखी हुई है, इस पर यदि हम गति उत्पन्न करना चाहें तो इसके लिए हम इस पर एक बल आरोपित करते हैं। और जब इस वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो इस बल के विरोध में एक बल उत्पन्न होता है और वह विरोधी बल जो होता है वह इस आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। इस विरोधी बल को जो विपरीत दिशा में कार्यरत होता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो अभी तक हमने यही जाना था कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर रखी हुई है और इस रखी हुई वस्तु पर यदि हम गति उत्पन्न करना चाहें तो इसके लिए इस पर हम एक बल आरोपित करते हैं। और जैसे ही हम इस वस्तु पर एक बल आरोपित करते हैं ताकि यह वस्तु गति में आ जाए, वैसे ही इस पर एक विरोधी बल कार्यरत होता है और इस विरोधी बल की जो दिशा होती है वह आरोपित बल के विपरीत होती है। यह विरोधी बल वस्तु के गति की हमेशा विरोध में होती है और गति का वह विरोध करती है। इस विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ हम यह देख रहे हैं कि यह जो वस्तु रखी हुई है दूसरी वस्तु पर, यह दोनों वस्तु क्या है? ठोस है। जब हम इस घर्षण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह दोनों वस्तु क्या है? ठोस है। यह भी वस्तु ठोस है और यह वस्तु भी ठोस है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो क्या यह घर्षण बल जो उत्पन्न होता है, क्या यह केवल ठोस में ही होता है या द्रव और गैस में भी होता है? आज हम लोग इसी चीज को जानेंगे। प्यारे बच्चों, विज्ञान की भाषा में द्रव और गैस को एक साथ तरल कहा जाता है। द्रव और गैस को एक साथ तरल कहा जाता है। तरल इसलिए कहा जाता है कि द्रव और गैस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इनका आकार हमेशा बदलते रहता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन के आकार का द्रव और गैस जो है वह हो जाता है। तो चूंकि यह बहने वाला चीज है, यह फ्लो करता है, इसलिए इसे फ्लो करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। चूंकि यह फ्लो करता है इसलिए फ्लूइड है और इसी को हिंदी में हम तरल कहते हैं। तो अभी हमने पूछा कि ये जो घर्षण बल उत्पन्न होता है तो क्या यह केवल ठोस की सतहों पर होता है या द्रव और गैस में भी घर्षण बल उत्पन्न होती है? तो द्रव और गैस को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। चूंकि यह फ्लो करता है, यह बहता है, इसलिए इसे फ्लूइड यानी तरल कहते हैं। और यह घर्षण बल तरल के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। अभी हम यहाँ पर तरल की बात करें और गैस पर आए तो वायु, हमारे चारों ओर वायु है। हमारे वायुमंडल में चारों ओर वायु मौजूद है। वायु सबसे विरल माध्यम है और विरल होने के बावजूद भी वायु के द्वारा भी घर्षण उत्पन्न होता है। जब पक्षी हवा में उड़ते हैं, वायुयान हवा में उड़ते हैं, तो उसमें वायु के द्वारा उस पर घर्षण उत्पन्न किया जाता है। इसी तरह से जल का अगर उदाहरण ले लें तो जल में यदि कोई जीव जैसे मछली है वह जल में तैरती है तो मछली पर जल के द्वारा घर्षण उत्पन्न किया जाता है। इसी तरह से जल में यदि कोई नाव है या मनुष्य ही जल में तैर रहा है तो वहां भी जल के द्वारा घर्षण उत्पन्न किया जाता है। यानी तरल के द्वारा भी घर्षण उत्पन्न होता है और तरल के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले घर्षण को हम कर्षण कहते हैं। तरल घर्षण को हम क्या कहते हैं? कर्षण। कर्षण हो गया तरल घर्षण। तो कहने का मतलब है तरल के द्वारा, चाहे वह तरल द्रव हो या गैस हो,
द्रव और गैस दोनों के द्वारा इन माध्यम से गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल आरोपित किया जाता है। अब तरल के द्वारा जो घर्षण बल आरोपित किया जाता है वह किन किन चीजों पर या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह देखना महत्वपूर्ण है। तरल के द्वारा जो घर्षण बल आरोपित किया जाता है वह मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है सतह की सापेक्ष गति। सतह की सापेक्ष गति यह पहला कारक है। दूसरा कारक है वस्तु की आकृति। वस्तु की आकृति यह दूसरा कारक है। और तीसरा कारक है तरल की प्रकृति। तरल की प्रकृति। तो हमने यह देखा कि तरल के द्वारा भी उससे होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तरल के द्वारा आरोपित घर्षण को हम कर्षण कहते हैं और यह कर्षण यानी तरल घर्षण जो है वह 3 बातों पर यानी 3 कारकों पर निर्भर करता है। वह 3 कारक है सतह की सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति। अब हम यह समझेंगे कि सतह की सापेक्ष गति पर तरल घर्षण किस तरह से निर्भर करता है। बच्चों, आप सबों का यह अनुभव होगा, आप सभी कभी न कभी वाहन में या बाइक पर सफर किए होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे बाइक की चाल अधिक होती है, चाल ज्यादा होती है, उस समय वायु के द्वारा विपरीत दिशा में हमारे शरीर पर ज्यादा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। चाहे किसी भी वाहन का उदाहरण ले लें, यदि वाहन की गति अधिक होती है तो हमारे सामने से आती हुई वायु जो है वह उतनी ही ज्यादा घर्षण बल हमारे ऊपर आरोपित करती है। या ठीक इसका उल्टा बात भी हम लोग कर सकते हैं। हमारी गति हो सकती है कि कम रहे, लेकिन वायु की गति यदि ज्यादा रहे तो उस समय भी वायु के द्वारा अधिक घर्षण बल हम पर आरोपित किया जाएगा। यह स्थिति जल के साथ भी होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि सतह की गति अधिक है तो उस समय तरल के द्वारा अधिक घर्षण बल लगाया जाएगा। तो सतह की सापेक्ष गति पर तरल घर्षण निर्भर करता है। दूसरा है वस्तु की आकृति। तरल घर्षण जो है वह वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, हमने मछली को देखा है, हम लोग सभी लोग मछली को देखे हैं। मछली की आकृति लगभग ऐसी होती है। मछली की आकृति लगभग ऐसी होती है। इसके अलावा हम लोग सभी लोग आसमान में उड़ते हुए वायुयान को भी हम लोगों ने देखा है। वायुयान की अगर आकृति की बात करें तो हम कह सकते हैं उसकी एक रफ आकृति बनाए तो उसकी रफ आकृति इस तरह से होती है। यहां हमने मछली की आकृति बनाई और यहां हमने वायुयान की आकृति बनाई। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि दोनों की आकृति में कितनी अधिक समानताएं हैं। इसी तरह से यदि हम लोग उड़ते हुए पक्षी की आकृति को देखें या जल में चलते हुए नाव की आकृति को देखें तो सबों की आकृति में बहुत ज्यादा समानता हमें देखने के लिए मिलेगी। और इस आकृति को हम स्ट्रीम लाइन शेप यानी धारा रेखीय आकृति, धारा रेखीय आकृति, इस तरह की आकृति को हम कहते हैं धारा रेखीय आकृति। और ये जो आकृति है धारा रेखीय आकृति, यह क्या करता है, जब कोई वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उस वस्तु पर तरल के द्वारा जो घर्षण आरोपित होता है उस घर्षण को कम करने में यह धारा रेखीय आकृति जो है यह मदद करती है। और तरल में रहने वाले चलने वाले चाहे वो सजीव रहे या सजीव के ही नकल कर, यदि हम लोगों ने वायुयान को बनाया है, हम लोगों ने नाव को बनाया है, हम लोगों ने स्टीमर को बनाया है, तो यह जल में रहने वाले मछली या हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर ही इनकी आकृति तय की गई है। और इस आकृति को हम धारा रेखीय आकृति कहते हैं। यह धारा रेखीय आकृति जो है यह तरल के घर्षण को कम करती है। और तीसरी जो कारक है वह है तरल की प्रकृति। तरल घर्षण यानी कर्षण जो है वह तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तरल की प्रकृति पर किस तरह से निर्भर करता है बच्चों? हमने कहा कि वायु यानी हवा जो है वह भी तरल है, पानी जो है वह भी तरल है,
यदि हम लोग शहद की बात करें तो शहद भी तरल है, और तेल की बात करें तो तेल भी तरल है। अब एक छोटे से उदाहरण की आप लोग कल्पना कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक बाल्टी रखी हुई है, वह बाल्टी खाली है। तो बाल्टी खाली है, जब हम ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब उस बाल्टी में हवा भरी हुई है। उस बाल्टी में क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है, यानी वायु भरी हुई है, उसके अंदर एयर है, यानी तरल उसके अंदर है। अब उसी के साथ हम एक और दूसरी बाल्टी लेते हैं जिसमें पानी भरी हुई है, और एक तीसरी बाल्टी लेते हैं जिसमें शहद भरी हुई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 बाल्टी ली। एक बाल्टी हमने ली जो बाल्टी खाली है, इसमें क्या है? वायु है। एक दूसरी बाल्टी हमने ली, इस बाल्टी में क्या है? पानी है, जल है। और एक तीसरी बाल्टी हमने ली, और इस बाल्टी पे क्या है? शहद है। ये 3 बाल्टी हमने लिया। तीनों बाल्टी में एक में वायु, दूसरे में जल और तीसरे में शहद भरा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तरल तीनों बाल्टी में भरा हुआ है। अब हम समान भार के, समान वजन के 3 बॉल लेंगे। 3 गेंद छोटी साइज का हम समान वजन का लेंगे। एक गेंद हम इसमें डालेंगे, दूसरा गेंद हम इसमें डालेंगे, और तीसरा गेंद हम इसमें डालेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमारा अवलोकन क्या होगा कि इसमें जो ये गेंद नीचे आएगा, इसमें भी ये गेंद नीचे आएगा, और इसमें भी गेंद जो है नीचे आएगा। लेकिन किसमें सबसे कम समय लगेगा गेंद को नीचे आने में? निश्चित रूप से जो खाली बाल्टी है, यानी जिसमें हवा भरी हुई है, उसमें गेंद सबसे कम समय में नीचे आएगी। इससे अधिक समय किसमें लगेगा? जिसमें जल भरा हुआ है। और सबसे अधिक समय किसमें लगेगा? जिस बाल्टी में शहद भरी हुई है। तो हमने क्या देखा, तीनों बाल्टी में तरल है, और समान वजन के, समान भार के बॉल को तीनों में गिराया गया, लेकिन किसी में कम समय लगा और किसी में अधिक समय लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि हवा के द्वारा जो घर्षण बॉल पर आरोपित किया गया वह कम था। इससे ज्यादा घर्षण जल के द्वारा आरोपित किया गया, और सबसे ज्यादा घर्षण शहद के द्वारा आरोपित किया गया। यानी क्या हुआ, तीनों तरल की प्रकृति अलग अलग थी। वायु का घनत्व सबसे कम था, जल का घनत्व वायु से अधिक था, और शहद का घनत्व सबसे अधिक था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि यदि घनत्व अधिक होगा, जिस तरल का घनत्व अधिक होगा, उसके द्वारा उतना ही अधिक घर्षण किसी वस्तु पर आरोपित की जाएगी। यानी घर्षण जो है तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तरल घर्षण 3 चीजों पर, 3 बातों पर, 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है सतह की सापेक्ष गति, दूसरा कारक है वस्तु की आकृति, और तीसरा कारक है तरल की प्रकृति। तो इस तरह से बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि घर्षण केवल ठोस के द्वारा ही आरोपित नहीं की जाती है, बल्कि घर्षण तरल के द्वारा भी, यानी द्रव के द्वारा और गैस के द्वारा भी आरोपित की जाती है। तरल के द्वारा आरोपित घर्षण को हम कर्षण कहते हैं, और यह जो कर्षण है यानी तरल घर्षण जो है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है सतह की सापेक्ष गति, दूसरी बात है वस्तु की आकृति, और तीसरी बात है तरल की प्रकृति। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।